गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 8 दीक्षा की देन का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो आप सब टेक्स्ट बुक अपनी खोल लीजिए। अब ऊपर देखिए लिखा है पाठांश। पाठांश यानी आपके पाठ का जो आपने पाठ पढ़ा है उसका एक अंश आपको दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहले सबसे आपको ये पाठांश पढ़ना है, यानी जो ये पाठ का अंश है इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? इसी पाठांश में मिलेगा। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तभी इसके उत्तर आप लिख पाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने इंची टेप से सभी 313 बच्चों के पैरों का नाप लेना शुरू किया। उन्हें यह देखकर बेहद दुख हुआ कि अधिकतर बच्चों के पैर फटे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर मौसम में नंगे पांव चलने को मजबूर थे। बच्चों ने उन्हें बताया कि स्कूल से वापस लौटते समय दोपहर में फुटपाथ इतना तप रहा होता है कि उनके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, किससे कितने बच्चों का नाप लिया जा रहा था? ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्रश्न है, किससे कितने बच्चों का नाप लिया जा रहा था? उत्तर क्या है? इंची टेप से 313 यानी 313 बच्चों के पैरों का नाप लिया जा रहा था। किस चीज से लिया जा रहा था? इंची टेप से लिया जा रहा था। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए टेक्स्ट बुक में, बच्चों का पैर देखकर वे क्यों दुखी हुए? कौन? दीक्षा और वरुण। बच्चों के पैरों को देखकर क्यों दुखी हुए? उत्तर क्या है? बच्चों के पैर फटे हुए थे, ये देखकर वे दुखी हुए। अब ये देखिए आपके पाठांश में इसके उत्तर हैं। अगर आप पाठांश को पढ़कर उत्तर नहीं देंगे तो आपके उत्तर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पाठांश को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देंगे तो आपके उत्तर हमेशा सही होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, दोपहर में बच्चों पर क्या बीतती थी? उत्तर है, दोपहर में तपते फुटपाथ पर नंगे पांव चलना बच्चों के लिए मुश्किल होता था। अब खा नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पाठ के आधार पर सही क्रम लगाओ, बॉक्स में क्रम संख्या लिखो। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे पाठ में आपके पाठांश में आया है उस तरीके से पाठ के आधार पर आपको सही क्रम संख्या लिखनी है कि कौन सी चीज पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, कौन से नंबर पर कौन सा सेंटेंस आया है, कौन सा वाक्य आया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया है? दीक्षा और वरुण लॉ स्कूल जा रहे थे। 1 नंबर है यहाँ पर। 3 नंबर के बॉक्स में देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? दीक्षा और वरुण ला स्कूल जा रहे थे, आपके पाठ में सबसे पहले आया है। फिर 2 नंबर पर क्या है? उन्होंने 5 साल के एक बच्चे को फुटपाथ पर नंगे पांव जाते देखा, ये 2 नंबर पर आया है। इसके बाद 3 नंबर पर क्या है? वे बच्चे का पीछा करते स्कूल पहुंच गए। और 4 नंबर पर क्या है? उन्होंने देखा कि स्कूल के किसी भी बच्चे के पांवों में जूते नहीं थे। 5 नंबर पर क्या है? हेडमास्टर से मिलकर बच्चों की मदद करने की इच्छा जताई। 6 नंबर पर क्या है? उन्होंने प्रायोजकों को तलाशना शुरू कर दिया। 7 नंबर पर क्या है? फेसबुक पर वन अपॉर्चुनिटी नामक पेज शुरू किया। 8 नंबर पर क्या है? उन्हें 122 यानी 122 जोड़ी जूते और रुपीज कितने? 18,000 रुपए मिले। ठीक है, ये 8 नंबर पर आएगा। और सबसे लास्ट में और 9 नंबर पर क्या है? उनका तरीका कॉलेज के छात्रों के लिए प्रेरणा बन गया। अब ये क्रम संख्या आप देख लीजिए और इधर जो बॉक्स बना है इसके नंबर आप मिला लीजिए। सबसे ऊपर है 5, फिर इसके बाद 6, इसके बाद 1 और उसके बाद 8 नंबर, फिर इसके बाद 7 और उसके बाद 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 4 और सबसे लास्ट में 9 नंबर। ये है क्रम संख्या। इस तरीके से आप लिख लीजिए इसे। अब 1 नंबर पर देखिए, पाठ में आए इन शब्दों का उच्चारण करो। कॉपी, कॉलेज, ड्राइंग, अपॉर्चुनिटी, लॉ। आधा चांद अर्धचंद्र अ की ध्वनि को स्पष्ट करता है। यह अंग्रेजी के शब्दों में लगता है, जैसे कॉल, बॉल आदि। 1 नंबर पर देखिए, आ ध्वनि युक्त अन्य शब्द लिखिए। तो जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनमें क्या लगाया जाता है? अर्धचंद्र। ऊपर देखिए आधा चांद बना हुआ है ना, तो जैसे मैंने उच्चारण किया है उसी तरीके से आपको भी बोलना है।
और ये आपके पाठ में भी आए हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। आग ध्वनि युक्त अन्य शब्द लिखिए। अन्य शब्द आपको ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं। तो कुछ शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं, जैसे डॉक्टर, फुटबॉल, ऑफिस, ऑफिसर, मॉल। ये कहाँ से आए हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं और ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो इनका उच्चारण कैसे किया जाता है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। डॉक्टर, फुटबॉल, ऑफिस, ऑफिसर, मॉल। जैसे मैं उच्चारण करती हूँ इसी तरीके से आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। अब 2 नंबर पर देखिए, लिखा है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, का उन्होंने सूती कपड़े पहने हुए थे। खा नंबर पर क्या है, आसमान नीला है। तो यहाँ पर सूती के नीचे क्या किया गया है, शब्द को रेखांकित कर दिया गया है और नीला को रेखांकित कर दिया गया है, वहां पर अंडरलाइन कर दिया गया है। रेखांकित शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जो रेखांकित शब्द हैं वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कपड़े कैसे हैं, सूती। आसमान कैसा है, नीला। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको विशेषण बताया जा रहा है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक, कुछ विशेषण शब्द हैं, जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, नीला, सूती, नमकीन, खुशबूदार, रसीला, ऊंचा, सुंदर, आसमानी, कोमल आदि। ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। इसी तरीके से जैसे इसमें नंगी, गहरा, आरामदेह, बुद्धिमान, सरकारी, फटे, ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। ठीक, तो विशेषण शब्द पहचानेंगे कैसे? विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो जो उसका आंसर आता है वही विशेषण शब्द हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नीला। ठीक है, तो अब आप पूछे कि आसमान कैसा है, तो कैसा पता चलेगा, नीला है, तो नीला क्या हो गया, विशेषण। इसी तरीके से कपड़े कैसे हैं, कैसे हैं, सूती, तो सूती क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ शब्द, कुछ वाक्य दिए गए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित करो। ठीक है, कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें आपको विशेषण रेखांकित करना है। ठीक है, उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो का नंबर पर देखिए, बच्चा नंगे पांव था। बच्चा कैसा था, नंगे पांव था। तो यहाँ पे नंगे क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद खा नंबर पर देखिए, सागर बहुत गहरा होता है। सागर कैसा होता है, सागर बहुत गहरा होता है। तो मैंने आपको पहचानने की विधि बताई कि विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो उसका आंसर मिलता है, जो उसका उत्तर मिलता है, वही विशेषण है। ठीक है, तो सागर बहुत गहरा होता है। सागर कैसा होता है, गहरा। तो यहाँ पर गहरा क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। गा नंबर पर देखिए, दोनों ने आरामदेह जूते पहने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आरामदेह क्या हो गया, आरामदेह विशेषण हो गया। दोनों ने आरामदेह जूते पहने थे। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कैसे जूते पहने थे, तो कैसे पहने थे, आरामदेह। तो आरामदेह क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इसको पहचानने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है, तो जो उसका आंसर आता है तो उससे हम ये पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, अब घ नंबर पर देखिए, दोनों मित्र बुद्धिमान थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दोनों मित्र कैसे थे, बुद्धिमान थे। ठीक, यहाँ पर मित्रों की विशेषता बताई जा रही है कि वो मित्र कैसे हैं। ठीक है, उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है। और संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे सरकारी स्कूल पहुंच गए। तो यहाँ पर क्या विशेषण है, सरकारी। उसके नीचे आपको रेखांकित कर देना है। 4 नंबर पर देखिए, बच्चों के पांव फटे हुए थे। बच्चों के पांव कैसे थे, फटे हुए थे। तो यहाँ पर फटे क्या हो गया, विशेषण हो गया।
अब देखिए यहाँ पर नंबर 3 है, पढ़ो समझो और करो। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें उपसर्ग लगा हुआ है, और कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है, उनमें आपको लगाना है। तो यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं, अमर, सुमन, कुचेष्टा, प्रयत्न में कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। इसमें अमर, अमर में कौन सा उपसर्ग है, आ। सुमन में कौन सा है, सु। कुचेष्टा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कु। और प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रा। और इसका मूल शब्द क्या है, अमर में मर, और सुमन में मन, कुचेष्टा में चेष्टा, और प्रयत्न में यत्न। ये मूल शब्द हैं। अब इनसे नया शब्द कौन सा बन गया, मूल शब्द तो ये है, अब नया शब्द कौन सा बना, यहाँ पर आ उपसर्ग लगा दिया तो अमर हो गया, मन में सु उपसर्ग लगा दिया तो सुमन हो गया, चेष्टा में कु उपसर्ग लगा दिया तो कुचेष्टा हो गया, और यत्न में प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रयत्न हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि जर, पुत्र, तर्क, सन, ये है मूल शब्द। अब इनमें आपको उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द बना देना है, ठीक है। तो नीचे क्या दिया हुआ है, मोटे छपे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं, ये शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो जो ऊपर मोटे छपे शब्द हैं जैसे आ, सु, कु, प्रा, तो ये क्या है, उपसर्ग हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपको। ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों से नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। अब उपसर्ग की दो विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग अर्थयुक्त होते हैं किंतु इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थयुक्त होते हैं और जब ये लग जाते हैं किसी भी शब्द में तो ये एक नए अर्थ का निर्माण करते हैं, उससे जो है अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और दूसरा है ये अन्य शब्दों के पूर्व में जुड़कर, जो भी शब्द हैं उनके पहले जुड़कर, ठीक है, उनका अर्थ बदल देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, जिसमें फारसी और अरबी के उपसर्ग होते हैं। अधिकतर ये जो है 3 प्रकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जर, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगेगा, यहाँ पर आ। अब जैसे आ उपसर्ग ऊपर अमर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, आ। तो आ का अर्थ क्या होता है, अभाव या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। और सु का क्या अर्थ होता है, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुमन, सुमन लिखा हुआ है तो सु उपसर्ग लगा है, तो कैसा मन है, सुमन लिखा है तो कैसा मन हो गया, यानी श्रेष्ठ मन, अच्छा मन, ठीक। और अमर, अमर का क्या हो गया, अमर का क्या अर्थ हो गया, ना मरने वाला, जो कभी ना मरे, उसको क्या बोलेंगे, अमर। इसी तरीके से कुचेष्टा, कु उपसर्ग लगा हुआ है और कु का क्या अर्थ होता है, कु का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर कुचेष्टा लिखा हुआ है, कुचेष्टा तो कौन सी चेष्टा हो गई, बुरी चेष्टा या कोई गलत प्रयत्न करना, गलत कोशिश करना। इसी तरीके से है प्रयत्न, प्रयत्न इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। यत्न में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। अब कुछ शब्द और दिए हुए हैं, इनमें भी आपको उपसर्ग लगाना है, तो जब आप उपसर्ग लगाएंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है अजर, जैसे यहाँ पे है जर, ठीक है। तो जर में हमने अगर लगा दिया आ उपसर्ग लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो बूढ़ा ना हो, ठीक है। अजर जो बूढ़ा ना हो यानी हमेशा युवा रहे, ठीक है। सुपुत्र, तो सु का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, सु का अर्थ बताया था अच्छा या श्रेष्ठ, तो सुपुत्र यानी योग्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, है ना। और इसी तरीके से कु का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको, कु का अर्थ है बुरा, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कुतर्क। अब कुतर्क का अर्थ क्या होगा? अनुचित या बुरा तर्क, बुरा या गलत तर्क। जैसे कोई गलत तर्क कर रहा होता है ना किसी बात पर, तो क्या बोलते हैं, क्या कुतर्क कर रहे हो, ठीक है। तो कुतर्क क्या हो गया? कोई भी गलत तर्क करना, ठीक। क्योंकि कु जो उपसर्ग है उसका अर्थ क्या होता है? बुरा। और इसके बाद है प्रसन्न। प्रा उपसर्ग यहाँ पर है, तो प्रा का क्या अर्थ होता है? या इसका जहाँ पर जैसा शब्द होगा वैसा प्रयोग इसका किया जाता है। तो इससे एक नया शब्द क्या बना? प्रसन्न। तो यहाँ पर जो ऊपर दिया गया है जर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? आ उपसर्ग। पुत्र में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? सु उपसर्ग। और तर्क, तर्क में कौन सा उपसर्ग लगा है? कु उपसर्ग लगा है। और सन्न में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा। तो क्या हो जाएगा? प्रसन्न। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? अजर, सुपुत्र, कुतर्क, प्रसन्न। तो ये आप लिख लीजिए। अब प्रसन्न का क्या अर्थ होता है? प्रसन्न का अर्थ होता है खुश और हर्षित, ठीक है। और सुपुत्र का क्या अर्थ होता है? सुशील और योग्य बेटा, ठीक है। जब सुपुत्र कहते नहीं, ये तो मेरा सुपुत्र है, बोलते हैं ना, तो जब श्रेष्ठ और योग्य बेटा होता है ना तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्योंकि सु का अर्थ तो अच्छा है ना, तो मेरा अच्छा बेटा है, यानी श्रेष्ठ बेटा है, योग्य बेटा है, ठीक है। और अगर इसी जगह पे बोल दे कुपुत्र, मान लीजिए यहाँ पे कु उपसर्ग लग जाए, तो कु का मैंने क्या अर्थ बताया? कु का बताया बुरा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कु उपसर्ग लग गया तो हो जाएगा यहाँ पर कुपुत्र। तो लोग क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये तो कुपुत्र है, कुपुत्र का मतलब क्या हुआ? यानी बुरा बेटा है, अच्छा बेटा नहीं, ये गलत कार्य करता है, या मैं जो है इस बेटे से संतुष्ट नहीं हूँ, यानी वो योग्य नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है, वो अच्छा पुत्र नहीं है। तो वहां पर अगर कु लग जाएगा तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो बुरा बेटा अच्छा बेटा नहीं होगा। और अगर सु लग जाएगा उपसर्ग, सुपुत्र, तो श्रेष्ठ बेटा या योग्य पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विषय संवर्धन गतिविधियां, सब्जेक्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको कौन सी एक्टिविटी करवाऊंगी? विज्ञापन। ये पेज नंबर 71 पर देखिए लिखा हुआ है विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है, ठीक है। जब आप अभी देखो पेपर में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन होते हैं ना तरह तरह के चीज़ों के। और आप टीवी इस समय बहुत देखते हैं, तो टीवी में भी आप देखते हैं कि कोई नई चॉकलेट आई, कोई नए नए बिस्किट आए, है ना। और इसी तरीके से कोई नया शूज़ आया या कोई और वस्तु आई, तो उसका एडवर्टाइज आपकी टीवी पर आता है, संचार माध्यम से आता है, तो उसे आप देखते हैं। अब वो जितना आकर्षक और रोचक होता है उतना आपकी इच्छा होती है उसे लेने की। जैसे किंडर जॉय आई, तो वो इतनी आकर्षक उसको बना दिया कि बच्चों ने जो है एक तो इसके नाम को जान लिया और उसके बाद इसे लेना शुरू कर दिया, भले वो कितनी भी कास्टली है। हो सकता है जो गुण उसके अंदर है, जो स्वाद उसके अंदर है, वो और भी चॉकलेट के अंदर हो, लेकिन उसका इतना एडवर्टाइज कर दिया गया टीवी पर कि हर बच्चे को ये पता चल गया कि ये चॉकलेट बहुत अच्छी होती है, और कुछ उसमें लुभावने आकर्षक गिफ्ट भी रख दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से विज्ञापन को क्या करते हैं वो लोग, और अपने जो भी ब्रांड की चीज़ें बेचते हैं, वस्तुओं को बेचते हैं, उसके साथ में इतने आकर्षक गिफ्ट दे देते हैं कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसलिए, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी शूज़ होता है, कोई भी शूज़ है मान लीजिए, तो अगर उसको आपको बेचना है, ठीक है, बेचना है, तो आप क्या करेंगे? कितना भी अच्छा शूज़ हो, कितना भी ज़्यादा दिन चलता हो, लेकिन अगर आप उसका विज्ञापन नहीं करेंगे तो आपका वो शूज़ ज़्यादा नहीं बिकेगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके शूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं, उसका मटेरियल शूज़ का बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसने बहुत ही रोचक और आकर्षक एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा किया है, पोस्टर लगाए हैं, न्यूज़पेपर में दिया है, टीवी पर दिया है, तो उसका वो ब्रांड ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी विज्ञापनों के माध्यम से वस्तुओं की बिक्री बढ़ती है, ठीक है। इसलिए विज्ञापन का अपना महत्व है, और यही कारण है कि इन्हें क्या बनाया जाता है, बहुत ही रोचक और आकर्षक बनाया जाता है विज्ञापनों को। आपको जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए
समाचार पत्र में एक विज्ञापन देना है। अब अगर मान लीजिए आपको जो जूते आपने बहुत ज़्यादा से लिए हैं और उनको बेचना है आपको, तो आप उसका पहले क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो उसको रोचक और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में आप कोई विज्ञापन देते हैं, तो उसमें क्या लिखेंगे, कैसा चित्र बनाएंगे, वो आपको नीचे ये जो बॉक्स बना है उसमें आपको बना देना है, चित्र बना देना है और उसमें लिखना है कि आप लिखेंगे क्या। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए समाचार पत्र में एक विज्ञापन देना है। नीचे दिए गए स्थान में चित्र सहित विज्ञापन तैयार कीजिए। जो नीचे दिया गया बॉक्स बना है, 2 बॉक्स बने हैं, तो एक बॉक्स जो छोटा बॉक्स बना है उसमें आपको शूज का चित्र बना देना है और दूसरी तरफ आपको क्या कर देना है, जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन, ये हेडिंग आपको डालनी है। और उसके बाद आपको ये लिखना है, अगर आपके पास में कोई अच्छा दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का कोई अच्छा विज्ञापन की आपको समझ में आ रहा है कि मैं अपने जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए ये विज्ञापन दे सकता हूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ये लिख दे रही हूँ, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और दूसरा अगर कोई दूसरा बना सकते हैं तो वो बना लीजिएगा, और कुछ जो बच्चे नहीं कर सकते हैं वो यही लिख लेंगे। ठीक है, प्राचीन ऋषि मुनि जंगलों में विचरण करते थे। अपने पांवों को आराम देने के लिए वे पादुका पहनते थे। अब कंक्रीट की सड़कों पर तपन और चुभन से बचाने और पांवों को पूरा आराम देने के लिए हम लाए हैं चरण पादुका। इन्हें पहनकर होगा हवा में चलने का एहसास। इन्हें पहनते ही पाँव कहेंगे वाह क्या बात है। अब ये विज्ञापन हो गया किसका, जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए। अगर आपको इससे अच्छा, आकर्षक, रोचक कोई और विज्ञापन आपको समझ में आता है जूतों की बिक्री बढ़ाने वाला, तो चित्र तो आपको यही बनाना है जूतों का। और अगर कुछ और समझ में आता है तो 2-4 लाइन में आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं विषय संवर्धन गतिविधियां यानी सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी में आपको एक एक्टिविटी करवाती हूँ। तो ये विज्ञापन की एक्टिविटी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कर देना है और उसके बाद A4 साइज पेपर में इसको करना है। वहाँ पर आपको नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन लिखना है और हेडिंग में मैंने आपको बताया कि क्या डालना है, वही आप हेडिंग डालेंगे कि जूतों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन। ये आपके स्क्रीन में लिखा भी है जहाँ पर आपकी विषय संवर्धन गतिविधियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, ये मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि फेसबुक क्या है, इसे किसने शुरू किया, क्या आप फेसबुक के सदस्य हैं, आपको इसके क्या लाभ और हानि नजर आती है। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये आप बताऊंगी कि फेसबुक क्या है। कुछ बच्चे तो ये चीज़ जानते हैं कि फेसबुक क्या है, इसे किसने शुरू किया और क्या आप फेसबुक के सदस्य हैं, आपको इसके क्या लाभ और हानि नजर आते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। फेसबुक एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। ठीक है, यह इंटरनेट पर उपलब्ध है, ये इंटरनेट पर उपलब्ध होती है। इसकी शुरुआत 2004 में 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई। कुछ बच्चे तो इसके बारे में जानते भी होंगे और इनका नाम भी सुना होगा, क्योंकि अभी तो फेसबुक के बारे में अधिकतर बच्चे जान गए होंगे। और अब इसके लाभ क्या हैं फेसबुक के। फेसबुक के माध्यम से इसके सदस्य क्षेत्रीय या व्यावसायिक आधार पर गठित किए गए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और इससे हानि क्या है, इसमें लोग अनावश्यक रूप से दोस्तों एवं रिश्तेदारों के फेर में पड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं, ये भी बहुत होता है। तो फेसबुक से क्या हानि है, फेसबुक से यही हानि है कि इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। किसके लिए, जो कि अनावश्यक रूप से दोस्त, जिनको कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि फेसबुक में ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और दोस्तों और रिश्तेदारों को फेर में पड़ के जो है क्या अपना जो समय होता है वो बर्बाद होता है इसमें। तो इससे फेसबुक से हानि ये है। और लाभ क्या है,
कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय या व्यावसायिक आधार पर गठित किए गए नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये तो इसके लाभ हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 2004 में हुई थी, 2004 में हुई थी। हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। और अब इसमें तो यही है कि जैसे क्या आप फेसबुक के सदस्य हैं, तो भाई अगर आप हैं, वैसे आप तो अभी बच्चे हैं तो आप तो नहीं ही होंगे, तो वहां पर आप ये समझ सकते हैं कि नहीं, मैं फेसबुक का सदस्य नहीं हूँ। ठीक, थैंक यू।